नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने झांसी के दीनदयाल सभागार में आयोजित हुए संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के सफल 9 साल में जितने भी योजनाएं चलाई गई हैं और उस योजना का कितने लोगों को क्या क्या लाभ मिला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को गिनाते हुए 2024 में फिर से मोदी सरकार बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में मोदी सरकार के सफल 9 साल में गरीब वर्ग के व्यक्ति को सरकार द्वारा हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, चाहे निःशुल्क इलाज हो या हर घर नल, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना हो, आवास, रोजगार, एक्सप्रेसवे निर्माण सहित तमाम योजनाओं को गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को फिर से बनाए जाने की झांसी की जनता से अपील की है। वहीं कार्यक्रम में ललितपुर निवासी एक पीड़ित डिप्टी सीएम के पास मंच पर जा पहुंचा, जहां उसने अपनी पीड़ा को सुनाते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। सभी जनता के बीच में जाने का निर्णय केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने लिया। महाजनसंपर्क अभियान के तहत इन 9 वर्षों में देश में, प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हर गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, जल जीवन मिशन में सबके घर में नल से जल जा रहा है, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का इंतजाम हुआ है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला गैस में कनेक्शन हुए हैं, सौभाग्य योजना में घर घर बिजली का निःशुल्क कनेक्शन हुआ है, पीएम स्वनिधि में। मामला ये था कि जो मेरे पापा के भानिज दामाद हैं, वो अपनी वाइफ को मारते पीटते थे, तो फिर फूफा जी मेरे घर पर आए और बोलते हैं कि आपको चलना पड़ेगा। मेरे फूफा जी हार्ट पेशेंट है, तो फिर पापा को वो अपने साथ लेकर गए। तो जो जियाजी है वो बोलते हैं आपको जो करना है कर लीजिए और इसको यहाँ से ले जाइए। तो पापा और फूफा जी मिलके दीदी को घर ले आए और कुछ टाइम वो घर पर ही रही और कुछ टाइम बाद जियाजी ने घर पर आके, मेरे घर पर आके अपने गले की नस काट ली और उसके बाद पापा के ऊपर ही केस कर दिया। 10 दिन बच्ची को अपने साथ रखा है। जब कोई बात नहीं बनी तो समझौता हो गया क्षेत्रपाल मंदिर जी के यहाँ पे, क्षेत्रपाल मंदिर जी के वहाँ पे राजीनामा स्वीकार कर लिया। मैं पुलिस में राजीनामा लेके गया हूँ, मुझको मारपीट करके मारपीट करके मुझको 191 चालान कर दिया गया है। किसने मारपीट? वो पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी थे गोविंद सक्सेना। नहीं, ललितपुर कोतवाली में सिविल लाइन चौकी। मंत्री से बात हुई, क्या आश्वासन दिया? नहीं, सबसे बात हुई। मैं सब जगह भटक रहा हूँ 1.5 साल से। मेरा नाम सुनील कुमार जैन है। हाँ, मेरी हुई है। उनने आश्वासन दिया है कि आप एसपी से ज्यादा मिलेगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ, उन्होंने तुरंत बात की है। और इसके पहले मैं एसपी साहब के यहाँ गया था, उनने हमको निकाल दिया कि तुम्हें 2 महीने के लिए जिला बदल ही रहना होगा ललितपुर से। मैं 1 महीने से झांसी में कई रिश्तेदारियों में लगा हूँ। मेरी बीवी खत्म हो गई है, मेरी बच्ची है, मात्र मैं हूँ और मैं मंडी में मुनी का काम करता हूँ। बताओ सर, मकान नहीं है सब मेरे पास। पूरी घटना क्या है? घटना मेरी भांजी की है और मेरे भानाजी ने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द नया बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल प्रियंका गांधी व्यवस्था के चलते प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए नए प्रभारी को लेकर तो मंथन तेज कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का भी गठन देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खापरी को लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रभारी पद से इस्तीफा दे सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए नए प्रभारियों की, तो उस पर भी मंथन तेज कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और तारिक अनवर का नाम सामने आ रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका में भी एक बदलाव किया जा सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खापरी की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव तक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आर्यन। गणेश दास जी महाराज उर्फ विजय शर्मा ने
खागा के एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की। बताया कि जिले में भू माफियाओं का वर्चस्व स्थापित है, गरीब लोगों को उनकी ही जमीन नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि सांसदी का चुनाव लड़ेंगे और महंत ने बताया कि चुनावी मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना, शिक्षा का स्तर जो फतेहपुर जिले में गिरता जा रहा है उसे उठाना। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के पास रहने के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं है उन्हें जमीन दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कमरूनपुर में अपना प्राण गंवाया। मुन्ना लाल मौर्य जी का गांव सुल्तानपुर घोष पड़ता है, तो सुल्तानपुर घोष का नाम बदल करके मुन्ना लाल मौर्य नगर कर दिया जाए, इसके लिए हमने बात रखी है। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम से जो नबस्ता रोड है इसको गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग के लिए कोशिश चल रही है। और जितने भी हमारे फतेहपुर के जो लोकल व्यक्तित्व हैं उनको स्थान देने के लिए हमारी मुहिम है। और रही चुनावी मुद्दे की बात, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भू माफियाओं का सफाया करने के लिए, इनके सिंडिकेट को खत्म करने के लिए और जनता के लिए हमने जो बताया है कि किसानों के लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नहरों के लिए, उसके लिए काम किया जाएगा। खबर बाराबंकी के जमुआ गांव से है, जहां अवैध संबंधों के चलते नाराज होकर प्रेमी ने रात में छत पर सोते समय अपनी प्रेमिका की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतका के कई अन्य लोगों के साथ संबंध होने की कई दिनों से वो नाराज था। दरअसल मृतका के पति के शादी में जाने के बाद प्रेमी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने हत्यारे प्रेमी दयाशंकर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला के किसी धारदार हथियार से गले पे चोट पहुंचा करके हत्या कर देने की सूचना अभी सुबह सुबह पुलिस को प्राप्त हुई। उसी सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आसपास के थानों की फोर्स आई है और इसमें तत्काल घटना पर लग के जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। इनके परिजन भी आ गए हैं सभी और रिश्तेदार भी आ गए हैं। महिला के भाई लोग भी आए हुए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ एंगल निकल के आ रहे हैं। उत्तरदैन परिवार से कुछ था, फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट था और यहाँ पे जो मृत अवस्था में छत पे पड़ी हैं वो उसी तरह से थी, कमर में उनकी चाबियाँ भी लगी थी। सिचुएशन ये थी कि पति शाम को बगल के में किसी शादी में चले गए थे, लड़का भी गांव में बारात आई थी वहाँ चले गए थे। ये छत पर अकेले सो रही थी यहाँ पे घर। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक क्षेत्र के कमरिया आंगनबाड़ी केंद्र पर आरोप लगे हैं कि आंगनबाड़ी में 3 महीने से बाल पोषण नहीं मिल पा रहा, जिसे लेकर नाराज ग्रामीण अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को बाल पोषाहार वितरण नहीं किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर अभिभावकों ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया, साथ ही बाल पोषाहार वितरण कराए जाने की मांग भी की है। इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा देवी ने कहा कि इस समय बाल पोषाहार ब्लॉक मुख्यालय केंद्र से नहीं मिल पा रहा है, जब ब्लॉक से पोषाहार मिलेगा तो वितरित किया जाएगा। बसंती कहाँ की रहने वाली हैं? कमहरिया का। आपका बच्चे का पोषाहार मिलता है? नहीं, 3 महीने से कहा मेरे पास 2 बच्चा है, एक ठे मिले एक ठे न मिली। कितने वर्ष के हैं? एक है 3 साल का, एक ठे है साल भर का। दोनों का नहीं मिलता है? नहीं, एक लोग का मिलेगा क्यों? हाँ एक। आंगनबाड़ी से पूछती है तो क्या कहती है? कहनी के 2 बच्चा बांधना तो एक बच्चा मिले, एक बच्चा न मिली। अभी तो आपका बच्चा 3 साल और 1 वर्ष का है, तो दोनों को मिलेगा? तो नहीं मिले, कहीं न मिला। गोड़ धरत थी बाबू, गोड़ धरत थी। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ के रहने वाले? कमहरिया की। ये किस लिए यहाँ पे आप लोग खड़ी हैं? लेकिन के राशन खाती मिला नहीं हमन के। क्या नहीं मिलता है? तेल और के लेकिन के दाल पोषाहार नहीं मिलता है? नहीं, पोषाहार नहीं मिलता। कितने महीने से नहीं मिल रहा है? 3 महीना से। 3 महीने से नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कहती है आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी कहा है कि कहला कि हम बांटा थे, लेकिन कहाँ देता है बानी हमन के। सब ब्लैक कर जा रहे हैं। अब कजन का विलेजन करत नहीं है। 9000। हाँ।
आपको बच्चे का पोषाहार मिलता है? नहीं। कितने वर्ष का बच्चा है? एक 5 महीना का कि 4 साल का? दोनों का नहीं मिलता है? नहीं, एक धात्री वाला मिला था कि नहीं? मिला लगो। वो मिला था जब बच्चा पेट में था? हाँ। इस समय नहीं मिल रहा? नहीं, इस समय नहीं मिला। कितने महीने से नहीं मिल रहा है? 3 महीने से नहीं मिला। 3 महीने से। क्या नाम है आंगनबाड़ी का? मेरा नाम था। अपना आएंगे सलवान का। इस समय हम सोनभद्र के आदिवासी ब्लॉक नगवा के ग्राम पंचायत कमहरिया के हम आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आंगनबाड़ी द्वारा कितने महीने से बच्चों का पोषाहार नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं, खास बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बसंती। आपके बच्चे का पोषाहार मिलता है? नहीं। कितने महीने के बच्चे हैं आपके? इस साल भर का। और बड़ा वाला? एक है 3 साल का। कितने महीने से नहीं मिल रहा है? 3 महीना से। क्या नाम है उनका? अमित। नहीं, जो आंगनबाड़ी है उनका नौवा नहीं जानती। अभी इनको जानकारी नहीं है। हम और एक लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रेनू। आपके बच्चे का पोषाहार मिलता है? नहीं। कितने महीने? 3 महीना से। 5 महीना का लेकर आए, 4 साल का। क्या नाम है? मीरा। कहने पे क्या करती है? कहने कौन ये है रहमन, हम क्या होता नहीं था, हम बांटा कहाँ से? जब हमारे के मिले तब ना हम बांटा। हमारे हाथ में जब मिला था बांटा, अब मिला था तो एक बच्चा मिला था, एक घर 2 घर एक घर में तो एक मिलता, एक बच्चा हमको मिलता था, बांटा कहाँ से? यहाँ पे महिलाओं से बात करने पे मालूम हुआ कि अगर 2 बच्चे हैं तो एक ही बच्चे का दिया जा रहा है। और कुछ लोग हैं गार्जियन, उनसे भी जानने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है आपका? राम सूरत सिंह पटेल। ये आपके गांव में बच्चों का पोषाहार नहीं मिल रहा है, कितने महीने से? हमारे गांव में लगभग 3-4 महीने से नहीं मिल रहा है बच्चों को पौष्टिक आहार। इस मामले में हमने जिले सुपरवाइजर से बात किया। उन्होंने हमें कहा कि नहीं, मार्च महीने में 2 बार का 2 महीने का लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ मौके पर 1 ही महीने का सभी लोगों को मिला है, 2 महीने का नहीं मिला। अभी उसी टाइम से अभी तक बच्चों का ब्लॉक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे बट गया है, लेकिन हमारे इस मोहल्ले में, इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों पे किसी बच्चे को लाभ नहीं मिल पाया है। क्या बच्चों के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना शौचालय आंगनबाड़ी केंद्र में, ना पढ़ने की कोई व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, हमेशा ताला लग रहता है, उसको भी देख लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देश पर पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम सेल की टीम ने 4 ठगे गए लोगों की कुल 90,260 रुपए की राशि उनके खातों में वापस कराई है। ठगी के शिकार लोगों ने अपनी धनराशि पाकर साइबर सेल और पुलिस अधीक्षक की प्रशंसा की। ठगी के शिकार लोगों के पैसे यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वापस करवाए हैं। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के जरिए यहां कुछ लोगों के साथ ठगी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के शिकार लोगों को उनके पैसे वापस करवाए। तो साइबर सेल एक्टिव मोड में यहां नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई साइबर सेल की तरफ से की जा रही है। मेरा नाम करुणा शंकर तिवारी है। मैं रघुवंश स्वरूप खम्बापुर राधानगर थाने जिला फतेहपुर में रहता हूँ। मेरा जो है HDFC क्रेडिट कार्ड से 2 अमाउंट निकाली जा चुके थे फर्जी तरीके से। 50,000 80 अमाउंट था और मैंने इसके लिए साइबर सेल फतेहपुर में प्रार्थना पत्र दिया और उस टीम के अथक प्रयास से मेरा 24,350 रुपये वापस हो गया है। और थाना पोंग है तो पोस्ट शिवराजपुर जिला फतेहपुर में रहते हैं। और क्या कहते, हमारा पैसा जमा था स्टेट बैंक में बिटिया की शादी के लिए। शादी तय हो गई, इसके बाद पैसा निकलाने गए तो वहाँ बैंक वाले कहीं पैसा निकल गया है तुम्हारा, तो हमारी बगैर जानकारी के पैसा शायद निकल गया। फिर मैनेजर से बतावा, मैनेजर कहे हाँ निकल गया है। फिर हम जो SP ऑफिस फतेहपुर आए, वहाँ एप्लीकेशन दिया। वो लोग साहब लोग बताएं कि साइबर ऑफिस जाओ, वहाँ तुम्हारा होगा। वहाँ दिन तो फिर हमारा पैसा वापस आ गया, तब हम बिटिया की शादी कर पाए, नहीं तो शादी रुक जात। वापस आने के बाद पैसा आ गया है तो हम निकला। सीएम योगी की प्राथमिकताओं में शामिल ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत फर्रुखाबाद में बन रही
कान्हा गौशाला के निर्माण में संबंधित ठेकेदारों ने जमकर मनमानी की, साथ ही नियमों का उल्लंघन करते हुए काम भी कर रहे हैं। ठेकेदार ने निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों को काम में लगाया हुआ है। बाल मजदूरी कराते हुए नाबालिग बच्चे मसाला मिलाते और ईंट देते हुए सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के कायमगंज नगर पालिका क्षेत्र की जयसिंहपुर में बन रही कान्हा गौशाला का यह मामला है। फर्रुखाबाद से एक खबर आप देख रहे हैं, जहां कान्हा गौशाला में बाल मजदूरों को यहां लगाया गया है और उनसे मजदूरी यहां करवाई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौन सी लग रही है और ये कौन सी लग रही है वर्तमान में रखी हुई? ये दो आप लोगों द्वारा पेपर में देखा गया कुछ कमियां उजागर की गई है। जेई हम और चेयरमैन साहब मिलकर जेई को निर्देशित कर दिए हैं, गुणवत्ता देगा, गुणवत्ता विहीन कोई कार्य नहीं होगा। अन्य जो कार्य अधूरे हैं वही पूरा कराया जाएगा, समय से कराया जाएगा, गुणवत्ता पूर्ण कराया जाएगा। 1-4 का मसाला होता है, उसकी एस्टीमेट देख लिया जाएगा। हम लोग निर्माण कार्य में तो हम लोग नहीं है, लेकिन ये काम जेई का है, सही देखेंगे और सही काम कराएंगे। ठेकेदार सर कौन है? ठेकेदार है हरदोई का है, कमल वर्मा है। ये तो आप संज्ञान में लाए, जांच किया जाएगा। नाबालिग है तो नाबालिग काम नहीं करेंगे, जो रखे उसके खिलाफ श्रम कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में देर रात नकाबपोश 3 बदमाशों ने ठाकुरगंज के घासमंडी इलाके के घर में घुसकर दंपत्ति को चाकू के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसिंग को खुली चुनौती देने के बाद हाईटेक पुलिसिंग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, जिसके बाद इस वारदात का खुलासा महज 12 घंटों के अंदर कर लूटा गया मोबाइल और अंगूठी बरामद कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए चाकू को भी जब्त कर लिया है। वहीं खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि चाकू के बल पर बदमाशों ने बुजुर्ग इख्तियार हैदर और उनकी पत्नी शबीना से लूटपाट की थी। चाकू के बल पर 15 से 20,000 रुपए, साथ ही 3 कीमती अंगूठियों को और 2 मोबाइल फोन भी लूट लिए गए थे। पाँच 6/23 को ठाकुरगंज में शाम को लगभग 8:30 बजे करीब घास मंडी के पास बाबा बालक दास पुरम नाम के मोहल्ले में इफ्तिखार हैदर नाम के एक व्यक्ति के घर में 3 लड़के घुस गए। उसमें उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था और तीनों लड़के सीधे उनके बेडरूम में गए, जहां इफ्तिखार हैदर और उनकी पत्नी दोनों लोग बैठे हुए थे और उनके गले पे चाकू लगा दिया और उनके हाथ में पहनी हुई 3 अंगूठी और उनका मोबाइल, उनके जेब में रखा हुआ 15,000 रुपया और पूरे घर की उन्होंने तलाशी लिया और ये सारी चीजें ले करके और फिर ये लड़के भाग गए। इस संबंध में जब सूचना मिली तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे, घटना से निरीक्षण किया गया और तुरंत धारा 394 IPC का अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना ठाकुरगंज पर और आसपास के सारे CCTV फुटेज जो है चेक किए गए, तो उसमें ये लड़कों की जो है हम लोग को हुलिया मिली और साथ ही ये भी पता चला कि ये लड़के जो है यहाँ पर पैदल आए थे। तो हमीरपुर जिले में मौसम को देखते हुए मत्स्य विभाग ने 1 जून से 31 अगस्त तक नदियों में जलीय जीवों के शिकार पर रोक लगाई गई है। शासनादेश के अनुसार इस दौरान नदियों में शिकार करने वालों के खिलाफ पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण के लिए 3 महीने रोक लगाई जाती है, जिससे मत्स्य संपदा का संतुलन बना रहे। जिले में बड़े पैमाने पर ठेकेदार मछलियों का शिकार करते हैं। इस शिकार पर रोक के लिए शासनादेश जारी कर तत्काल रोक के निर्देश दिए गए हैं। 3 महीने तक नदियों में मछलियों का संतुलन बनाए रखने के लिए रोक लगाई जाती है। जलीय जीवों के शिकार पर यहां रोक लगाई गई है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ समय के लिए जलीय जीवों के शिकार पर रोक लगाई गई है।
तो यह खबर आप हमीरपुर से देख रहे हैं, जहां जलीय जीवों के शिकार पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त तक रोक ऐसे ही जारी रहेगी। मत्स्य संपदा का पालन हो सके, इसके लिए ये रोक यहां पर प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है। यानी कि कोई भी इस समय शिकार नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता दें, सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम ने 600 फरियादियों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो गोरखपुर में तीसरे दिन का दौरा यहां मुख्यमंत्री का रहा और इस दौरान सीएम ने जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना। बताया जा रहा है 600 फरियादियों की समस्याओं को यहां सीएम ने सुना है और इससे जुड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को सीएम ने दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जनता दरबार के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे थे। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने तीसरे दिन जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज झांसी दौरे पर रहे और झांसी के दीनदयाल सभागार में आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में शिरकत की। जिसके बाद वो सीधा ग्वालियर के लिए रवाना हो गए और दूसरे दिन सुबह उमा पीताम्बरा के दर्शन करने दतिया जाएंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से बांधा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।